राधे। मैं हूं निखिल, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वृंदावन टेम्पल ऑफ कॉमर्स में। एग्जाम सीरीज में आपका मैं नेक्स्ट आज टॉपिक लेके आया हूं बिजनेस में आपका क्लास 12th का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का सेकंड पार्ट, हमारे टेलर्स के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड उसकी टेक्निक्स। तो फटाफट से शुरू करते हैं ये पार्ट आपका। आई होप कि भी जो इसकी पहली वीडियो थी वो आपको समझ में आया होगा कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है आपका। एंड अपना सपोर्ट दें हमें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो फटाफट शुरू करते हैं आपका आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट का बेसिकली मीनिंग क्या है आपका कि भी नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मेंट टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। मींस कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में हमने पढ़ा है कि मैनेजमेंट का मतलब क्या काम निकलवाना, बट साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि एग्जैक्टली ढूंढना कि हम क्या चीज चाहते हैं हमारे बंदे काम करें, और हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे बंदे उसी तरीके से काम करें, बेस्ट तरीके से एंड चीपेस्ट वे से। उसको कहा जाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट। अभी हमारे जिनको हम शॉर्ट में FW टेलर कहते हैं, उनका पूरा नाम है फ्रेडरिक विंसलो टेलर, जिनका आपका जन्म मार्च 20 1856 में हुआ था एंड उनकी जो डेथ हुई वो मार्च 21 1915 में हुई थी। इनको फाउंडर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। कैसे? वैसे वो बाय प्रोफेशन क्या थे, एक मैकेनिकल इंजीनियर थे अमेरिका के, जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली 1883 में आपकी। एंड वो 1906 से 1907 के समय में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है उसके प्रेसिडेंट भी रहे हैं। एंड 1911 में आपकी मार्च से लेके मई के महीने तक उनके आर्टिकल छपते थे अमेरिकन मैगजीन्स में, किस नाम से? प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से, जो बाद में बुक भी पब्लिश हुई उनके डेथ के बाद आपकी साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से। तो इसलिए इनको खिताब दिया गया क्या? फाउंडर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि हु इज द फाउंडर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो आपने ये लिखना है इनको, क्योंकि इन्होंने साइंस का इस्तेमाल किया कि किस तरीके से हम साइंटिफिक तरीकों से अपने मैनेजमेंट को हम कर सकते हैं, मतलब कैसे हम चाहते हैं कि हमारा बंदा क्या काम करे और वो उसको अचीव भी करे। अब हमारा आगे आता है कि भी आपके जो टेलर है उन्होंने क्या बनाया। सबसे पहले उन्होंने आपके 4 प्रिंसिपल्स बनाए साइंटिफिक मैनेजमेंट में। जैसे आपके हमारे हेनरी फॉर्ड, उनके 14 प्रिंसिपल्स थे, इनके आपके 4 प्रिंसिपल्स हैं। क्या क्या हैं वो आपके? सबसे पहले वो कहते हैं कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। उनका कहने का मतलब है कि हम मैनेजमेंट में जो भी काम करते हैं वो हिट एंड ट्रायल मेथड से, या मतलब हम कहें हिट एंड मिस मेथड से ना करें कि भी लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा। उनका कहने का मतलब है किसी भी काम को करने के लिए प्रॉपर्ली उसको स्टडी एंड एनालिसिस करो उसका, कि भी वो चीज प्रॉपर पढ़ो उसके बारे में, क्या वो सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। हमारे जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनको ढंग से इन्वेस्टिगेट करो उनको, कि क्या वो अप्लाई हो रहे हैं। जिसमें हम अलग अलग मेथड में वर्क स्टडी की, क्या यार ये अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा, उन चीजों को हम देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि किसी भी चीज को ऐसी ना लगा दो, उसके लिए प्रॉपर स्टडी एनालाइज करो कि क्या वो लग रहा है या नहीं लग रहा। सेकंड इसमें आपका आता है कि भी हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हमें पता है हमारे जो 2 टाइप्स के ग्रुप्स होते हैं हमारी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में, एक हमारा मैनेजमेंट ग्रुप है, एक हमारा वर्कर्स ग्रुप है। मैनेजमेंट का काम है कि मैनेज करना जो भी रिसोर्सेज हैं, सारी चीजों को बाइंड अप करना। वर्कर्स का काम है जो रिसोर्सेज मिले उनको लगाकर अपना आउटपुट प्रोड्यूस करना। बट दोनों ये सोचते हैं कि यार मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ, मैनेजमेंट वाले सोचते हैं कि वर्कर्स कुछ नहीं कर रहे, वर्कर्स वाले सोचते हैं हम ही तो मेहनत कर रहे हैं, वो सिर्फ बैठे हैं आराम से, है ना। तो वो कहते हैं कि दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? हार्मनी होनी चाहिए। दोनों को पता हो कि हमारी एक दूसरे, दोनों अपना अपना काम करें और दोनों को बताओ कि यार हमारी इंपॉर्टेंस क्या है और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि अगर मैनेजमेंट रिसोर्सेज इकट्ठा नहीं करे तो वर्कर्स बनाएगा कहां से? अगर वर्कर्स बनाएगा कुछ नहीं तो मैनेजमेंट रिसोर्स इकट्ठा करके इसके लिए कर रहा है। तो एक दूसरे को, दोनों के लिए मेंटल रेवोल्यूशन, दोनों की सोच एक दूसरे के खिलाफ बिल्कुल चेंज होनी चाहिए, कि दोनों को समझ में आए कि दोनों की इंपॉर्टेंस है। ठीक है। थर्ड आता है इसमें कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। मींस वो कहते हैं मैनेजमेंट को हम आई, मैं अकेला नहीं कर सकता, मैं से नहीं, हम से उसको, मतलब आई को रिप्लेस करो वी से। कि मैनेजमेंट में कंपटीशन नहीं होना चाहिए इन दोनों के बीच में, चाहे मैनेजमेंट है वर्कर्स है। कंपटीशन हटा के क्या होना चाहिए? कॉपरेशन होना चाहिए। कि मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें कि भी अगर मैनेजमेंट अच्छा अगर अर्न करता है तो वो अपना कुछ बोनस डिस्ट्रीब्यूट करे वर्कर्स के साथ, कि उनको भी लगे कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ। और वर्कर्स, अगर मैनेजमेंट उनके लिए इतना सोचता है तो वर्कर्स को भी ये काम करना चाहिए कि हाँ मतलब पूरा एफर्ट लगाएं ताकि कंपनी हमारी ग्रो हो सके हमारी। तो इसलिए कंपटीशन हटा के वहां क्या आना चाहिए? कॉपरेशन आना चाहिए। दोनों को पता हो कि हमारी एक दूसरे की जरूरत है, एक दूसरे के बिना हम काम नहीं कर सकते।
लास्ट इसका प्रिंसिपल आता है, डेट इज डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज, चाहे हिज है या हर है, मतलब ही या शी कोई भी है, उसको ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी तक पहुंचाना। मीन्स कि हमें कोई भी हमारा एम्प्लॉय है, तो हमें चाहे लड़का है या मेल है या फीमेल है, कहने का मतलब ये है कि भी हमें उसको जो टास्क हम दें, उसको काम दें, उसकी फिजिकल कैपेबिलिटी, उसकी मेंटल कैपेबिलिटी के हिसाब से दे। पहली बात तो ये ना हो वो उसका काम अकाउंटेंट का हो, मैं उसको काम पकड़ा दूं ऑडिटिंग का जो उसको आता ही ना हो। तो हमें काम कैसा देना चाहिए, अकॉर्डिंग टू उसकी जितनी उसकी कैपेबिलिटी है, पहली चीज। दूसरा वो कहते हैं हमें, अगर हमें लगता है कि यार इस बंदे में इतनी कैपेबिलिटी है, तो हमें हर एक बंदे को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करनी चाहिए। क्यों? जब किसी को हम ट्रेन करते हैं, कोई होता है उसमें कैपेबिलिटी हो कि वो ऑडिटिंग भी काम कर सके, तो जब तक मैं ट्रेन नहीं करूंगा तब तक मेरा काम नहीं बनेगा। और अगर वो ट्रेन होगा, वो काम करेगा, एफिशिएंट बनेगा, तो एफिशिएंसी किसके लिए काम आएगी? उसके खुद के लिए भी और कंपनी के लिए भी। फायदा किसको होगा? हमें भी होगा। इसलिए वो कहते हैं कि भी हर एक बंदे को हमें चांस देना चाहिए, ताकि उसको हम ट्रेन करें, ट्रेन करने के बाद वो अपनी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी पे काम कर सके और हमारी कंपनी को अपलिफ्ट कर सके। ये है आपके इसके 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें आगे आते हैं कि टेलर ने आपके 4 प्रिंसिपल्स तो बनाए हैं, उनके अलावा उन्होंने 7 आपकी टेक्निक्स बनाई हैं, इनको मतलब साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट आपकी। इनमें सबसे पहला आपका आता है फंक्शनल फोरमैनशिप। जैसे कि अब हमारे जो हेनरी फ्योल है, उन्होंने कहा था कि भी एक टाइम पर एक बंदे के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए, बट जो हमारे एफ टेलर है, वो कहते हैं कि आपके एक टाइम के ऊपर एक बंदे के ऊपर 8 बॉस होने चाहिए। ठीक है। अब वो 8 बॉस कौन कौन से होते हैं आपके? सबसे पहला आपका आता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का मतलब होता है, उनका काम ये है कि भी हमारे जो एम्प्लॉयज है उनको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना कि क्या आपने काम करना है। सेकंड आता है आपका रूट क्लर्क, जिसका काम होता है कि आपका स्पेसिफाई करना रूट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, मतलब आप किस तरीके से, पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा आप क्या काम करोगे। थर्ड आपका आता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। इनका काम है कि भी उनके लिए पूरा चार्ट प्रिपेयर करना कि आपको इतने समय में और इतने खर्चे में आपको ये काम पूरा करके देना है। चौथा आपका आता है डिसिप्लिन। इसका काम है काम ढंग से हो, विदाउट एनी, मतलब हम उसमें किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को ऐसा ना हो कि ना फॉलो करें या गलत फॉलो करें। ये आपके आते हैं। दूसरे हमारे आते हैं आपके जो प्रोडक्शन के जो इंचार्जेस होते हैं, जिनमें होता है आपका स्पीड बॉस, जिसका काम होता है काम टाइमली और एक्यूरेटली कंप्लीट हो। फिर आपका आता है गैंग बॉस। इसका काम है कि मशीन्स एंड टूल्स आपके हमेशा स्टेडी रेडी रहने चाहिए, मतलब कोई भी खराबी ना हो उनके अंदर। तीसरा होता है रिपेयर बॉस। इनका काम ये है कि भी आपके पास जो भी जितनी मशीन है वो प्रॉपरली वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए, कोई भी खराब नहीं है उसके अंदर। एंड लास्ट इसमें 8वां होता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का काम होता है कि भी हमारी प्रोडक्शन की क्वालिटी चेक करना। ये तो उन्होंने ये 8 बॉस बताए हैं आपके, कौन कौन से आपके प्लानिंग में आपके आते हैं इंस्ट्रक्शन गार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनियन। और प्रोडक्शन के अंदर कौन कौन से आते हैं? स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर्स बॉस एंड इंस्पेक्टर। ये आपके पहला आपका फंक्शन है कि फंक्शनल फोरमैनशिप, इसमें वो कहते हैं आपके 8 बॉस होने चाहिए। फिर इसके बाद दूसरा उनका आता है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी का मतलब होता है कि भी हम ये ढूंढना कि मुझे काम किस तरीके से करना है, मतलब अपना बेस्ट मेथड चुनना काम करने के लिए। कि मेरे को अगर आपकी प्रोडक्शन करनी है, या सपोज अगर मैं कहूंगा कि मेरे को गाड़ी बनानी है, तो गाड़ी का सीक्वेंस होना चाहिए ना, कि भी उसके पहले आपकी चैसी बनेगी, वो अंदर उसके जो वायरिंग होगी क्या होगा, तो वो प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए काम करने का। थर्ड वो कहते हैं आपको मोशन स्टडी। मोशन स्टडी का मतलब होता है कि हमारे मूवमेंट्स, बेसिकली कि हमें अपने जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनके मूवमेंट्स पे ध्यान देना चाहिए, वर्कर्स पे ध्यान देना चाहिए कि क्या उनके प्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं, क्या उनके अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं। मीन्स कि भी मतलब अगर सपोज करो 9 बजे का आपका सुबह शिफ्ट शुरू होती है, एंड वर्कर्स पहले आएगा, आके पहले कपड़े चेंज करेगा, अपना तैयार होगा, फिर जाके 9:30 तक वो काम शुरू करता है। वही तो, वो जो आधा घंटा खराब हुआ आपका, वो कहते हैं उसके लिए वो उसे हम क्या कहेंगे? अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। तो कहते हैं क्या होना चाहिए कि वर्कर्स घर से ही तैयार होके आए, अपना अपने रात कोई टूल्स वगैरह अपनी सेटिंग करके जाए आपके, क्योंकि जितना मूवमेंट प्रोडक्टिव होगा उतना ही कंपनी के लिए फायदा, जल्दी काम होगा आपका और कॉस्ट कम होगी कंपनी की। फिर वो कहते हैं टाइम स्टडीज। टाइम स्टडी का मतलब होता है कि एक स्टैंडर्ड टाइम चुनना कि आपका ये काम इतनी देर में पूरा हो जाता है। सपोज अगर मान लो कोई कार्टन बनाने की फैक्ट्री है, तो उनका काम होगा यार एक कार्टन 1 घंटे में बनता है। ठीक है। उसका प्रॉपर सारा बनने में 1 घंटा लगता है। तो अगर 8 घंटे की शिफ्ट होती है एम्प्लॉय की, तो इसका मतलब है उसमें से अगर हम उसका 1 घंटा अगर हम उसका निकाल दें, लंच वगैरह का निकाल के, मतलब वो एक दिन में 7 डब्बे बनाएगा, आपके 7 कार्टन को तैयार करेगा। तो आपको मतलब 1 आवर पर बॉक्स का क्या हो गया आपका उसका
स्टैंडर्ड टाइम हो गया आपका काम करने का, तो वो डिसाइड करना। फिर आपका आता है फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल्स देखना और कितने कितने इंटरवल्स हमें देने हैं और कितने कितने टाइम के देने हैं। अब फैटिग का मतलब ये तो नहीं हम किसी बंदे को अगर हम ये तो नहीं है वो हमारे पास काम करा तो उसको उसकी जान थोड़ी निचोड़ लेंगे, उसके हम क्या काम करेंगे, उसको हम देखेंगे ना कि कितने उसको ब्रेक्स मिलने चाहिए ताकि उसकी बॉडी बिना फैटिग बिना बेहोश हुए वो काम ढंग से अच्छे से कर सके, आपका उसकी बॉडी में इतनी एनर्जी हो ताकि वो ढंग से काम करे। तो फैटिग स्टडी हमें ये सिखाती है। तो उसमें आपका ये आता है कितने रेस्ट इंटरवल्स हो, सपोज हम कहें कि एक हाफ एन आवर का आपका उसका लंच का ब्रेक होगा, फिर 2 15 15 मिनट के उसके चाय के ब्रेक होंगे। तो उससे क्या होगा, अगर 8 घंटे की शिफ्ट है तो 1 घंटे का उसका इंटरवल हो गया और बाकी 7 घंटे वो काम करे कंपनी के लिए। वो इसलिए होगा ताकि वो काम बिना बाकी जो 7 आवर्स है वो अपने ढंग से अच्छे से मेहनत कर काम करे, कंपनी को फायदा हो। फिर नेक्स्ट आता है आपका डिफरेंशियल पीस वे सिस्टम। टेलर कहते हैं कि भी अपने क्या नाम है कंपनी में कैसा होना चाहिए कि भी पीस वे सिस्टम होना चाहिए कि जितना आप पीस बनाओगे उस हिसाब से आपको क्या मिलेगी, आपको आपकी इंसेंटिव मिलेगा। वो क्यों, वो कहते हैं जैसे कैटेगरीज होती हैं, एक होता है अनस्किल्ड, एक होता है सेमी स्किल्ड, एक होता है फुल स्किल्ड वर्कर। जो फुल स्किल्ड वर्कर है सपोज अगर मैं उसको बनाने का अगर $20 दे रहा हूँ 1 घंटे का, ठीक है, जो सेमी स्किल्ड है उसको मैं दे रहा हूँ $12 और जो अनस्किल्ड है उसको मैं दे रहा हूँ $8। तो वो जो बाकी जो सेमी और अनस्किल्ड है वो कोशिश करेंगे मैं अपना स्किल को बढ़ाऊं कि अगर मुझे भी 1 घंटे का 8 के बजाय मुझे भी 12 मिले, या मुझे जो 12 सोचेगा मुझे क्या मिले, $20 मिले घंटे का। तो वो उससे क्या होगा, वो काम अच्छे से करेंगे और सफाई से करेंगे और फटाफट काम करने की कोशिश करेंगे एक दूसरे को देख के कि हाँ नहीं यार कि मुझे भी इस लेवल तक पहुंचना है। एंड लास्ट इनकी टेक्निक आती है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि भी अपने बेंचमार्क देखना, बेंचमार्क मींस की क्वालिटी, कि हम काम कैसा कर रहे हैं और कैसा नहीं कर रहे हैं, एक स्टैंडर्ड सेट करना काम करने का अपना कि मुझे तो ये क्वालिटी बनानी है, ये मुझे प्राइस रखना है, ये मुझे मटेरियल यूज करना है, या ये मुझे ये चीजें करनी है उसके अंदर। एंड सिंप्लीफिकेशन मतलब हो गया अपने काम को सिंपल तरीके से पूरा करना, कि मतलब विदाउट एनी कोई हेजल या कोई मतलब क्योस या कोई भी गड़बड़ के बजाय अपना काम सिंपल तरीके से हम पूरा करें रूटीन में। तो ये आपके क्या है, इनकी 7 टेक्निक्स हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट, मतलब जो बनाई है आपकी FW टिरल, फ्रेडरिक विंसलो टेलर जी ने बनाई है आपकी, जिसमें आपकी उन्होंने मतलब अगर आपको पूछा कंट्रीब्यूशन क्या रहा है उनका, तो कंट्रीब्यूशन यही रहा है, 4 प्रिंसिपल्स उन्होंने बनाए हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल जिनको कहते हैं, एंड 7 टेक्निक्स हैं आपकी साइंटिफिक मैनेजमेंट की आपकी। तो ये, और अगर हम बात करें हेनरी फ्योल की, उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाए हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका लास्ट टॉपिक जो इसमें इंपॉर्टेंट आता है दैट इज हमारा कि डिफरेंस क्या है हेनरी फ्योल एंड टेलर्स के बीच में। तो वो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा क्या चीज है, आपको एक बार मैं बताता हूँ पढ़ के। बहुत सिंपल से पॉइंट्स हैं आपके। सबसे पहला जैसे आता है अगर हम बात करें कि जो हेनरी फ्योल है वो उन्होंने जो पर्सपेक्टिव रखा है वो किसका रखा है, टॉप मैनेजमेंट के लिए रखा है, कि उनका जो मतलब मेन फोकस था कि टॉप मैनेजमेंट ढंग से काम करे। बट जो वही हम बात करेंगे टेलर की, टेलर का मेन काम क्या है, जो फ्लोर लेवल मीन्स जो वर्कर्स हैं वो हमारे अच्छे से एफिशिएंट होंगे तो ऑटोमेटिकली कुछ ऑर्गेनाइजेशन को फायदा मिलेगा। दूसरा उन्होंने कहा यूनिटी ऑफ कमांड, कि उन्होंने मेन चीज दी है कि मतलब एक बंदे के ऊपर एक बॉस होना चाहिए, बट टेलर क्या कहते हैं कि भाई एक बंदे के ऊपर 8 बॉस होने चाहिए, 4 आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के, 4 आपके प्लानिंग डिपार्टमेंट में, ताकि उसको मतलब ये लगे कि मेरे पे निगरान रखी जा रही है और मेरे पे मेरा काम मुझे देखना है कहाँ से क्या क्या उसका काम अच्छे से हो, ताकि क्योंकि उनके हिसाब से वर्कर्स पे एफिशिएंट एफिशिएंट होना ज्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू। फिर वो कहते हैं फोकस, उनका मेन काम था हेनरी फ्योल का कि उन्होंने किस पे ध्यान दिए, एडमिनिस्ट्रेशन पे, कि हमारी कंपनी की जो ऑर्गेनाइजेशन की एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छा हो, देखभाल अच्छी हो, हम अच्छे से कंट्रोल कर सकें। बट उन्होंने किस चीज पे काम किया, टेलर ने काम किया आपका कि वर्कर्स की एफिशिएंसी बढ़े, उनकी काम करने की क्षमता बढ़े आपकी वर्कर्स की। फिर हम बात करें कि फ्योल को हम क्या कहते हैं, आपका फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कहा जाता है, एंड टेलर को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। एप्लीकेबिलिटी अगर की बात करें तो हेनरी फ्योल के जो प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सली अप्लाइड है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो भी कंपनी होगी। बट टेलर्स के जो हमने ये साइंटिफिक तरीके पढ़े हैं हर जगह अप्लाई नहीं हो सकते, ये आपके इनको स्पेशलाइज सिचुएशंस में ही अप्लाई किए जा सकते हैं आपकी। अगर हम बेस का देखें, जो प्रिंसिपल हेनरी फ्योल ने बनाए हैं वो कैसे बनाए हैं, आपके अपने एक्सपीरियंसेस पे बनाए हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस जो उन्होंने किया है। बट जो टेलर है उन्होंने ऑब्जर्व करके ये एक्सपेरिमेंटेशन के हिसाब से बनाया कि हाँ मैं इसमें, क्योंकि वो इंजीनियर थे तो उन्होंने एज ए इंजीनियर चीजों को ऑब्जर्व किया, उसके हिसाब से उन्होंने चीजों को किया। एंड अगर लास्ट हम बात करें कि भी जो आपके हेनरी फ्योल है वो क्या आपके प्रैक्टिशनर थे, आपके जो मतलब जिन्होंने एक्चुअल में लगाया आपका। बट जो आपके टेलर हैं वो क्या साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट इसलिए क्योंकि वो साइंटिफिक चीजों को यूज करते थे, इंजीनियर थे इस वजह से। तो ये था आपका चैप्टर आपका
पूरा कंप्लीट कि भी हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में 2 पार्ट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन आपको कंपलसरी आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप दोनों पार्ट्स को देखें एंड आपको जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट आपकी इस वीडियो के साथ कि भी नेक्स्ट आपका जो इम्पोर्टेंट चैप्टर, थर्ड चैप्टर में से आपके क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो फटाफट से आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राधे राधे।